हाँ, ये वो नगरी है जहां पर चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन फिर भी ये तेजी के साथ जो है अपने पैर पसारती जा रही है। इसकी रंगीनियों की तरफ लोग इस कद्र मुतासिर हो रहे हैं कि उन्हें अपने अच्छे बुरे की समझ नहीं आ रही है। तो बड़े पैमाने पर नशे का कारोबार जो है देश में फैला हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ पर ये बात इस वक्त इसलिए उठ रही है कि नशे की वजह से इस वक्त जो है बॉलीवुड का नाम सबसे ज्यादा सामने आ रहा है। बड़ी बड़ी हस्तियां नशे के दलदल में फंसी हुई देखी जा रही हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ड्रग व्यापार को जो है कह सकते हैं कि बड़े स्तर पर बढ़ावा मिल रहा है। यह आशंका अब सही साबित होती नजर आ रही है। जिस तरह बॉलीवुड में कई बड़ी हस्तियों के नशे की लत का शिकार होने की खबरें सामने आ रही हैं, उससे ये बात साफ हो जाती है कि नशे का कारोबार कितनी गहराई तक अपनी जड़ें जमा चुका है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार और नेपाल से हेरोइन, कोकेन और मॉर्फिन भारत के रास्ते दुनिया भर में सप्लाई की जाती है। भारत में नशाखोरी की समस्या कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने मन की बात कार्यक्रम तक इसे मुद्दा बना चुके हैं। निजी संस्थाओं और सरकार भी नशा मुक्ति के लिए नियमित जागरूकता अभियान चला रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके नशाखोरी के मामले देश के अलग अलग राज्यों में देखे जा रहे हैं। नशे के लिए पंजाब भले ही बदनाम हो, लेकिन उससे सटे राज्यों हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल और राजस्थान में भी हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। ड्रग्स के सौदागर देश के दूसरे राज्यों में भी तेजी से पांव पसार रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो पंजाब के गांव में करीब 67% घर ऐसे हैं। पंजाब के हर गांव में 67% घर ऐसे हैं जहां पर कम से कम एक व्यक्ति नशे की चपेट में है। इसके अलावा हर हफ्ते कम से कम एक व्यक्ति की ड्रग की ओवरडोज से मौत होती है। यहाँ नशे की लत सबसे ज्यादा 16 से 35 साल के युवाओं में है। तो ये चिंता का विषय राज्य सरकारों के लिए ही नहीं है, देश के लिए भी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नशे की मार्केट जो है वो तेजी के साथ बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है। तो खबर फास्ट ने आज इसी मुद्दे को लेकर कुछ सवाल उठाए हैं कि आखिर ये नशे का कारोबार कैसे दिन प्रतिदिन फलता फूलता जा रहा है, क्यों यहाँ पर तमाम सख्त कानून होने के बावजूद, जांच एजेंसियां होने के बावजूद इस पर लगाम नहीं लग पा रही है। तो सिस्टम की नाकामी की वजह से क्या बढ़ गई है परेशानी, कितना और कहां-कहां फैला है नशे का जाल। उड़ता बॉलीवुड, नशे का शिकार या मकड़ जाल। तो आज करेंगे इसी पर चर्चा कि आखिर किस तरीके से नशे की जड़ें जो हैं वो फैलती जा रही हैं, नशे के मामलों में इतनी तेजी क्यों आती जा रही है और नशे की वजह से साल दर साल मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद क्यों इस कारोबार पर लगाम नहीं लग पा रही है। कौन है इसकी सरगना। जिस तरह से अभी बॉलीवुड के इस नशे के इस्तेमाल में लिप्त होने की बात आ रही है, बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम यहाँ पर सामने आ रहे हैं। क्या ये मान लिया जाए कि सिर्फ अकेला बॉलीवुड ही यहाँ पर नशे की लत का गढ़ है, शिकार है या सरगना है, या फिर ये तार जो है और भी कई ज्यादा लंबे हैं और कई और गहरे फैले हुए हैं। इस पर ज्यादा बातचीत करेंगे। आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। इस समस्या से संबंधित आपका भी कोई सवाल हो, कोई राय हो, सुझाव हो, हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर आपको हम लगातार दिखाते रहेंगे कार्यक्रम के दौरान। और इस वक्त हमारे साथ इस पर ज्यादा बातचीत के लिए एक कार्यकर्ता जो नशा मुक्ति अभियान से जुड़े हुए हैं, हरीश भूटानी जी जुड़े हैं। हरीश भूटानी वो शख्सियत हैं जो पिछले 17 साल से नशा मुक्ति अभियान को जो है लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और उनकी मेहनत का ही, प्रयास का ही नतीजा है कि अब तक 5 लाख से ज्यादा लोग जो है वो इस नशे के दलदल से निकल चुके हैं। और जो हमारे जांच एजेंसियां कह दें कि एनसीबी है और दूसरे कुछ जो महकमे हैं वो भी आपकी सहायता लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका हरीश भूटानी जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नमस्कार हरीश जी, आप लंबे वक्त से इस चीज को लेकर के जद्दोजहद कर रहे हैं कि नशे के दलदल से लोगों को बाहर निकाला जाए, लेकिन हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि
ये बज़ाहिर जानते हुए कि ये कितना खतरनाक है, जानलेवा चीज़ है, फिर क्यों लोग इसके चपेट में आ जाते हैं? इसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं? कोई भी जना जानबूझ के तो नशा शुरू नहीं करता, पीयर प्रेशर में शुरू करता है, आसपास के माहौल से शुरू करता है। और आजकल अंधी भागदौड़ इतनी हो रही है ना, कंपटीशन इतने हो रहे हैं, या हर चीज को ग्लैमराइज इतना किया जा रहा है कि उन्हें लगता है कि नशा उससे निपटने में उनकी मदद करता है, इसलिए वो लोग ज्यादा, युवा लोग इसमें आ रहे हैं। लेकिन ये जो जांच एजेंसियां हैं, उनके होने के बावजूद भी क्यों नशे के जो सौदागर हैं उनको पकड़ना नामुमकिन सा होता जा रहा है? ये कारोबार दिन प्रतिदिन फलता फूलता जा रहा है, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। ऐसा क्यों है? क्या ये लगता है कि कहीं ना कहीं सिस्टम की चूक है इसमें? देखिए, सिस्टम, पुलिस और सरकार तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन असल में इस कारोबार में, नशे के धंधे में कमाई इतनी, इनकम इतनी है कि अगर पुलिस एक को पकड़ती है तो उसकी जगह 10 जने और तैयार बैठे हैं उस धंधे में उसकी जगह लेने के लिए। तो जब तक ये कमाई रहती रहेगी, सप्लाई चालू रहेगी, लोग नए नए बच्चे आके नशे के आदी होते रहेंगे, तब तक तो इसको रोकना थोड़ा मुश्किल ही रहेगा। हरीश जी, लोग किस तरह के नशे की तरफ सबसे तेजी से अग्रसर होते हैं? शुरुआत किस तरीके से होती है और फिर कैसे कैसे ये जो लत है ये और ज्यादा आगे बढ़ती जाती है? देखिए, शुरुआत में गेटवे ड्रग जैसे बोला जाता है, वो बोला जाता है अल्कोहल को, बियर को या शराब को, और गेटवे ड्रग होता है सिगरेट। शुरुआत इनसे होती है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब पीयर प्रेशर से मिलता है, आसपास के माहौल को देखता है, या एक दूसरे को रोल मॉडल बनाते हैं, अरे यार एक बार तो करके देख ले। एग्जाम के दिन में बहुत सारे बच्चे इसलिए नशा कर लेते हैं कि रात भर जागना है, जाग के पढ़ना है जी। धीरे धीरे वो इसके आदी होते जाते हैं। और अभी जो देखा जा रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है युवाओं में, वो वीड का, गांजे का नशा, गांजे का प्रचलन सबसे ज्यादा हो रहा है। इजी अवेलेबल है, बहुत सस्ता है, ये कारण है। क्या ये कहा जाए कि सिर्फ जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वही इसकी चपेट में बहुत जल्दी आ जाते हैं, या फिर जो उच्च वर्ग है वो भी इससे बहुत ज्यादा, या यूं कहें कि मध्यम वर्ग से भी ज्यादा प्रभावित है? नहीं नहीं नहीं, सभी लोग पिछले 17 सालों में, 18 सालों में हमारे पास रिक्शा चलाने वाले के बच्चे भी आए हैं, बिजनेसमैन के बच्चे भी आए हैं, बहुत सारे लोग जो उच्च वर्ग के हैं वो लोग भी आए हैं, जिनके अच्छे काम धंधे हैं, अच्छे कारोबारी हैं, उन लोग के बच्चे भी हैं। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि सिर्फ एक ही वर्ग इससे पीड़ित हो रहा है, सभी लोग इसका शिकार हो रहे हैं। हरीश जी, यहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह का नशा जो है सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है, और किस तरह के नशे की लत जल्द ही युवाओं को लग जाती है? मैं आपको बताऊं, अभी ताजा ही एग्जाम्पल है बॉलीवुड में जो हुआ है, और हम भी जो पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूँ, लगभग 10 सालों से, स्मैक हीरोइन का प्रचलन थोड़ा कम होता जा रहा है। अभी गांजे का, बीड़ का, चरस का, ऐश का प्रचलन बहुत ज्यादा हो रहा है। और ये जो कैनाबिस वाले नशे हैं, कैनाबिस कैटेगरी में आते हैं, ये दिमाग के सोचने समझने की शक्ति को कुंद करते हैं, कम कर देते हैं। उससे बच्चे या नशेबाज जो इसका आदी हो जाता है वो डिप्रेशन में चला जा रहा है। अभी सुशांत सिंह की जो मृत्यु हुई है जी, कारण तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कहा जा रहा है वो डिप्रेशन में था, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई थी उसको। तो ये नशे का सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि मानसिक रूप से उनको बहुत हानि हो रही है। ये कारणों की अगर हम बात करें तो ये कारण सबसे अहम क्या रहते हैं इस तरह की लत के पीछे पड़ने के, और या फिर इस तरह का नशे करने के आदी हो जाने के? क्या कोई ख़ास आपने देखा कि तनाव होता है, आर्थिक कारण होते हैं, या फिर परिवार की वजह से भी, अगर परिवार में तनाव है तो इस वजह से भी इस और जल्दी आकर्षित हो जाते हैं युवा? देखिए, आसपास का माहौल तो बिल्कुल असर डालता ही डालता है। अगर हम देखते हैं कि कारोबारी को, किसी बिजनेस क्लास वाले को, वो अगर नशा करता है कारोबार में नुकसान होकर, तो वो ज्यादातर जाते हैं अल्कोहल पर, शराब आदि पीना शुरू कर देते हैं।
युवाओं में जो परिवार को लेकर टेंशन है या जॉब को लेकर टेंशन है, तो उनमें से लोग स्विच कर रहे हैं सूखे नशों के ऊपर, जिसमें गांजा, चरस, ये नशे प्रमुख हैं। जी, हरीश जी बने रहें आप हमारे साथ। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर संतोष दहिया भी जुड़ गए हैं। आप भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका संतोष दहिया जी। आपकी तरफ भी आएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपसे सवाल करें। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, उनको ले लेते हैं। करीम खान जी जुड़े हैं मध्य प्रदेश से। स्वागत है आपका करीम जी, रखें अपनी बात। करीम जी। जी, मैं ये कह रहा हूँ, कनक कनक के 100 गोली के अति बो रहा है, एक पाई बो रहा है, एक फाई बो रहा है। हाँ, और रही बात दूसरी, तो फिल्म इंडस्ट्रीज में ऐसा कोई भी नहीं है कि मैं समझता हूँ कि बगैर नशे के होगा। और रही बात दूसरी कि अगर आजकल पार्टी या सोसाइटी में अगर नशे का सेवन नहीं कर रहे हो तो उसको असभ्य माना जाता है। कम से कम लोग अपनी विचारधारा बदले और सिस्टम को बदलना चाहिए कि नशे का कारोबार कैसे हो रहा है। सिस्टम की मिली भगत के बगैर ऐसा कारोबार हो ही नहीं सकता। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करीम जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। संतोष दहिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष दहिया जी, आप जो हैं, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इस फील्ड में लंबे वक्त से काम कर रही होंगी। क्या मानती हैं कि ये जो नशा है, ये जानते हुए भी कितना खतरनाक है, जानलेवा है, लेकिन फिर भी क्यों इसकी लत बढ़ती जा रही है समाज के अंदर? युवा पीढ़ी क्यों इसके जाल में फंसती जा रही है? कायनात जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आपने ऐसे इश्यू को उठाया है जो आज युवाओं के लिए समझना बेहद जरूरी है कि नशा उनके लिए कितना खतरनाक है। इसके कई सारे कारण मैं देखती हूँ। आज हर व्यक्ति डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। पहले ज्वाइंट परिवार होते थे, दुख सुख में शामिल होते थे, कहीं कोई तकलीफ होती थी तो परिवार में किसी न किसी के साथ साझी कर लेते थे। लेकिन आज समस्याएं एकल परिवार हैं, माता पिता दोनों जॉब करते हैं, उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो अपने बच्चों को समझें, उनकी समस्याओं को समझें, उनसे बात करें। बच्चे अपनी बात करने के लिए तरसते रहते हैं और माँ बाप उनकी बात नहीं सुन पाते हैं। ऐसे में बच्चे डिप्रेशन का शिकार होते हैं और वो ऐसा रास्ता चुनते हैं कि कहीं कहीं उनको सुकून मिल जाए, और वो सुकून ना मिलके उनके शरीर को खत्म करता है, उनकी जिंदगी को खत्म कर देता है। वो उस तरफ चले जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि कोई भी ऐसी जो एजेंसीज जो होती हैं वो अपनी जनरेशन को, जो आने वाली जनरेशन है जिसको हम देश की रीढ़ की हड्डी कहते हैं, उन युवाओं को रोकने के लिए कोई ऐसा प्लान तैयार नहीं किया जा रहा है ताकि उनको नशे से बचाया जा सके। बहुत सारे आजकल शादियां नहीं होती है समय पे, नौकरी नहीं मिलती है, आर्थिक तंगी है, परिवार में कलह है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। मतलब प्यार में असफल हो जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके कारण वो नशे की तरफ भागते हैं। हरीश भूटानी जी, आपका बड़ा एक एक्सपीरियंस रहा है इस तरह के लोगों से आप मिले भी हैं जो खुद नशे का शिकार रहे। कितना वक्त लगता है यहाँ पर एक व्यक्ति को इस दलदल से बाहर आने में, और कितनी ज्यादा परेशानी, दिक्कत होती है इस दौरान? जैसे बहुत सारे लोग चाय का सेवन करते सुबह उठ के जी, व्यक्ति बोलते हैं, और अगर किसी दिन चाय नहीं मिलती तो लगता है जीवन में कुछ कमी हो गई। तो अगर चाय जैसी साधारण सी चीज इतना ऑब्सेशन बना सकती है, आदमी सारा दिन परेशान रहता है, फील करता है सर दर्द हो रहा है, चाय नहीं पिया, तो नशा छोड़ते हैं तो बहुत सारी तकलीफ होती है। और ये तकलीफ दो तरह से होती है। एक तो उसको शारीरिक तकलीफ होती है नशा छोड़ते हैं, इसका तो इलाज हो जाता है 15-20 दिन में, 1 महीने में आदमी स्वस्थ हो जाता है शारीरिक रूप। लेकिन मानसिक रूप से जो वो नशे पर डिपेंड हो चुका है, उसके पास और कोई तरीका ही नहीं। नशा उसकी बैसाखी बन चुकी होती है जीवन में हर समस्या का समाधान के लिए। तो उसके बिना, नशे के बिना जीना सीखना, इसमें जो हमारा अपना अनुभव रहा है वो ये करीब 6 से 8 महीने का समय लगता है उसको पूरी तरह से रिहेबिलिटेट होने के लिए। यही रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम।
अगर एज ग्रुप की बात करें तो कितनी एज के लोगों को आपने देखा कि सबसे ज़्यादा जो है वो नशे के आदी हो चुके थे? क्या युवा सबसे ज़्यादा थे, बच्चे भी? क्या आपने देखा कि बच्चे भी इस तरह की जो लत है उसका शिकार हैं? हाँ, मैं आपको बताऊं, अभी इन लॉकडाउन के दिनों में बहुत सारे लोगों के फोन आए कि नशा छोड़ने में तकलीफ हो रही है, जिन लोगों को हम नहीं जानते थे। और बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स के फोन आए कि हमारा बच्चे को करने के लिए कुछ एक्टिविटी है नहीं, स्कूल कॉलेज बंद है या किसी जॉब में जाता है वो नहीं है, अब उसे पड़ोस में जाके या और कहीं जाकर बच्चों के साथ नशा सीख लिया, नशा करना शुरू कर दिया। तो अभी युवा लोग ज्यादा आ रहे हैं और घर में बैठे वो लोग जो व्यापारी थे, सामने वाले थे लॉकडाउन के दिनों में, कुछ दिनों तक तो उनके पास था नशे का सामान घर पर जी। फिर बंद हो गया तो उन्हें तकलीफ हुई। जब खुल गया तो उन लोगों ने जो पहले शाम को मान लीजिए 2 ही पैक लेते थे शराब के, उन लोगों का सेवन ज्यादा हो गया। वो दिन में पीने लगे कि करने के लिए कुछ था नहीं, धीरे धीरे वो उसके आदी हो रहे हैं। हाँ जी, लेकिन युवाओं में रुझान अभी ज्यादा देख सकता है। जी बिल्कुल, हम इस पर आगे आपसे बातचीत करेंगे। एक दर्शक सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हैं, सुमीर चंद, स्वागत है आपका। सुमीर जी, रखें अपनी बात। पहले तो मैं आपके चैनल को मुबारकबाद देता हूँ कि इस किस्म के टॉपिक उठाते हैं। जी, बहुत बहुत अच्छी शुक्रिया। बात। जी। लेकिन मेरा एक सुझाव है कि ये सवाल जो करता है उसका कोई जवाब तो दे, वरना सवाल का क्या फायदा हुआ। नहीं, हम बिल्कुल भरपूर कोशिश रहती है कि जो सवाल आते हैं उनके जवाब हम लें यहाँ पर। मैं इतने दिन से देख रहा हूँ, कोई बात ही नहीं है। 2 आदमी बैठा दिए हैं, वो अपनी बात कहते हैं। नहीं, आपको कभी आपके सवाल का ऐसा हुआ कि जवाब नहीं मिला? ना, मैं जो तकरीबन हर रोज सवाल करता हूँ, लेकिन कभी जवाब तो मिलता नहीं। चलिए, आज आप कीजिए, जरूर आपको हम आपके सवाल का जवाब यहाँ पर जरूर दिलाएंगे। मुस्कुरा के कह रही है ना? नहीं, अगर आपको लगता है कि आपके सवाल का जवाब आपको नहीं मिला तो मैं जरूर आपको आज ये भरोसा दे रही हूँ कि आज जरूर आपको सवाल का जवाब मिलेगा आपके। जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय हिंद बोले, जय हिंद। जी, चलिए, जय हिंद। पूछिए अपना सवाल क्या है आज। हाँ, कोई सवाल पूछूंगा, बात खत्म। जी, चलिए, हरीश भूटानी जी, मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ कि ये जो नशे की उपलब्धता है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिर ये कहाँ से मुहैया होती हैं चीज़ें, कौन लोग होते हैं जो आगे इस तरह की चीज़ों को पहुंचाते हैं, सप्लाई करते हैं, ये जो चेन है ये कहाँ से शुरू होती है? क्योंकि अभी जिस तरीके से बॉलीवुड में ये जो फिल्मी सितारे हैं, फिल्मी हस्तियां हैं, उनका ड्रग में शामिल होना सामने आ रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं से तार तो जुड़े होंगे। तो ये चीज़ें कहाँ से शुरू हो रही हैं और कहाँ जाकर ख़त्म होती है? देखिए, नशे का प्रचलन इतना बढ़ता जा रहा है, इसको इतना ग्लैमराइज किया जा रहा है नशे को, या ग्लोरीफाई किया जा रहा है। जो पार्टियां होती हैं, सोशल एक्सेप्टेंस बढ़ती जा रही है। अभी एक सज्जन जिनका फोन आया तो बता रहे थे कि किसी के यहाँ जाते हैं अगर वहाँ पर नशा हो रहा है, आप नशा नहीं करते तो आपको असभ्य माना जाता है, ये समाज में उठने बैठने लायक ही नहीं है, ऐसा बोला जाता है। ऐसे चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो या कोई और, सब जगह पर ऐसे ही होगा। और चूंकि इसमें पैसा इतना जुड़ा हुआ है, युवाओं को लगता है जल्दी पैसा कमाने का, जो भी धंधे में इन्वॉल्व होते हैं, इसके बेचने में, इसकी तस्करी में, इसकी सप्लाई में, उन लोगों को लगता है कि जल्दी से पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका है। जैसे हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़े थे, उन्होंने कहा कि बिना मिली भगत के, सिस्टम की मिली भगत के ये सब कुछ काम नहीं करता है। तो क्या वाकई में इस तरह की चीजें होती हैं? देखिए, कहीं ना कहीं पुलिस को जानकारी तो रहती है, लेकिन सबकी जानकारी नहीं रहती होगी, ऐसा मैं नहीं मानता कि सबकी जानकारी रहती। आज नहीं हूँ या आप है, आज हम ही सप्लाई करनी शुरू कर दें कहीं से लेकर, तो पुलिस को कहाँ से जानकारी मिलेगा? यदि हम ही कहीं से ले लें नशीले पदार्थ और उसको आगे सप्लाई करनी शुरू कर दें कहीं पर भी, तो किसी को नहीं मालूम पड़ सकता। हम हर चीज का पल्ला सरकार पर या पुलिस पर तो नहीं डाल सकते, हमारी खुद की वो जिम्मेदारी होनी चाहिए। यदि हम देखते हैं हमारे अड़ोस पड़ोस में कोई इस तरह का धंधा कर रहा है या कुछ और गैर कानूनी ऐसे तत्व आकर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, तो उसकी जानकारी हम दें पुलिस को। फिर यदि उस पर कार्रवाई नहीं होती तब हम जरूर सवाल खड़ा करते हैं। जी, एक और दर्शक हमारे साथ इस बीच जुड़े हैं, शशवंत जुड़े हैं, स्वागत है आपका। शशवंत जी, बताएं कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या सवाल है? मैं अम्बाड़ा से बात कर रहा। जी, हाँ,
जी शशवंत जी पूछिए। शशवंत जी अपने टीवी की आवाज को कम कर दें और सवाल पूछें। शशवंत नहीं, सतवंत। सत्यवंत जी चलिए माफ मैं कीजिए आपको जी। अपने नाम के स्पेलिंग बताऊं? नहीं सत्यवंत जी हम समझ गए, सुनने में हाँ। हमारे कुछ कमी आपको रह गई ना, थी जी। हाँ, सत्यवंत जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ मैं सुन रहा। जल्दी सवाल कीजिए, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो। आप ना अपने चैनल भेजने के लिए ऐसे नौटंकी मत करो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सतवंत जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। संतोष दहिया जी, जैसा यहाँ पर हम इस कारोबार को लेकर बातचीत कर रहे हैं, नशे के ये जो जड़ें हैं बहुत अंदर तक पहुँच चुकी हैं, समाज भी इससे काफ़ी हद तक जो है प्रभावित होता जा रहा है। क्या मानती है कैसे इस पर लगाम लगाई जा सकती है? जागरूकता अभियान तो तमाम तरह के चलाए जाते हैं, लेकिन कितनी सफलता ऐसे अभियानों को मिलती है? देखिए, आज नशा एक डिप्रेशन का इलाज नशे में ढूंढते हैं लोग, क्योंकि हर व्यक्ति डिप्रेशन में है। चाहे स्टूडेंट लगा दो तो उनके कंपटीशन इतना ज्यादा है कि किसी के 99% मार्क्स हैं तो भी डिप्रेशन में है क्योंकि उसके 100% मार्क्स नहीं आए हैं। बच्चे इतने ज्यादा कंपीटिटिव हो चुके हैं, हर बच्चे को ये लगता है कि मैं 100% डिप्रेशन में है। अगर वो कुछ किसी दूसरे बच्चे के साथ किसी तैयारी करते हैं किसी तरह की, तो उनको समझता है कि एक बच्चा इतने मार्क्स लेगा, तेरे क्यों नहीं आए, उससे बहुत बड़ा एक डिप्रेशन है। अगर किसी बच्चे के पास बाइक है, तेरे पास बाइक है, किसी के पास बड़ा मकान है तो डिप्रेशन है, किसी के पास गाड़ी है तो डिप्रेशन है, नौकरी नहीं मिली तो डिप्रेशन है। डिप्रेशन के बहुत सारे मैंने बताया कारण है, लेकिन कोई भी एजेंसी जैसे सरकार कब अकेले सरकार को दोष देने से काम नहीं चलेगा। हर व्यक्ति को इसमें अपना रोल अदा करना पड़ेगा। पेरेंट्स को अपने बच्चों से बात करनी पड़ेगी। स्कूल में जितने भी एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें नशा बहुत ज्यादा घर कर चुका है जड़ों तक। वहाँ टीचर्स को ध्यान देने की जरूरत है। हर एजेंसी को आज काम करने की जरूरत है। मैं एक गाँव में गई और बताकर मुझे बहुत हैरानी हुई थी। मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक गांव में 300 घर केवल नशे के कारण उजड़ गए। जवान बच्चों की डेथ हो रही है नशे के कारण। क्यों? क्योंकि उनको रोकने वाला कोई नहीं। आज लोगों ने पल्ला झाड़ दिया है कि किसी का बेटा अगर नशा करता है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे क्या लेना देना है, फलाने का लड़का है। एक जो इस तरह के एक सामाजिक ताना बाने में हम लोग जुड़े थे वो कहीं ना कहीं टूट गया है, जिसके कारण लोगों के ऊपर प्रेशर नहीं रहता है। ये भी एक बड़ा कारण मैं मानती हूँ। हम सबको, सरकार को भी, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको भी, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। अभी जो एक हमारे साथ अभी जुड़े थे, आपने देखा होगा 2 कॉलर्स ऐसे थे जिन्होंने सवाल नहीं किया, लेकिन आपको उलाना जरूर देकर गए कि आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं देते आप लोग। लेकिन सवाल उन्होंने फिर भी नहीं किया। आपने पूछा कि आप सवाल तो बताइए, वो सवाल नहीं बता पाए, लेकिन आपको उलाहना देकर चले गए कि आप जवाब नहीं देते। एक दूसरे भाई साहब जुड़े, उन्होंने क्या सवाल किया आप उनका भी सुन लीजिए। तो लोग परेशान हैं। एक पता नहीं किस तरह की परेशानी लोगों को घर कर रही है, ना हंसते हैं ना एंजॉय करते हैं। किस तरह के डिप्रेशन की तरफ लोग इसका शिकार हो रहे हैं। आप ये देखिए कि सुशांत राजपूत इतना बड़ा स्टार जिसके पास ना पैसे की कमी है, वो लड़का सुसाइड कर जाता है। क्यों कर जाता है? एक डिप्रेशन एक बड़ा कारण था। डिप्रेशन क्यों था? उसके सहयोगियों को, जो उसके आसपास थे, उन लोगों को ध्यान देना चाहिए था। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को पालते हैं उन्हें ध्यान देने की जरूरत है। बच्चा क्या खाता है, क्या किसी तरह का कोई डिप्रेशन में है तो कोई नशे का शिकार तो नहीं हो रहा है। और टीचर्स का भी ये ड्यूटी बनती है कि जो उसके क्लास के स्टूडेंट हैं उनके ऊपर वो विशेष ध्यान दें। हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे पड़ोस में कोई शराब पीता है तो हम ये कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमें क्या लेना देना है, हमारे घर में थोड़ी पी रहा है, पड़ोसी पी रहा है, क्या फर्क पड़ता है। हमें उस ताने बाने से लोगों को दोबारा से जोड़ना होगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी ताकि हम लोगों को नशे से दूर रख सकें। जी हरीश जी, अभी जो संतोष जी ने कहा, कितना लगता है कि ये बातें जो हैं बिल्कुल सही तरीके से अगर की जाएं तो इस तरह की समस्या को रोकने में बेहद मदद मिल सकती है। अगर यहाँ पर लोग सामने आए, समाज के लोग सामने आए, परिवार आगे बढ़कर सामने आए तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक जो है ख़त्म की जा सकती है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा उन्होंने।
कोई भी ऐसा अभियान चलता है, चाहे वो किसानों को लेकर है, चाहे गरीबी को लेकर है, चाहे शिक्षा को लेकर है, चाहे स्वास्थ्य को लेकर है, जब तक समाज का सभी वर्ग उससे नहीं जुड़ेंगे वो सफल नहीं हो सकता। स्कूल में बच्चों को कितना भी टीचर समझाएं कि नशा करनी बुरी चीज है, घर पे जाकर यदि वो पिता सेवन कर रहे हैं, जो परिवार में कोई और नशे का सेवन कर रहा है, तो जो उसके दिल में स्कूल में सीखा वो सब भूल जाए। तो जरूरत इस चीज की है कि शिक्षा को घर तक लेके जाए और घर के संस्कारों को स्कूल तक लेके जाए, जिससे बच्चे में एक समझ डेवलप हो कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो इसके लिए समाज के सभी वर्गों को मिलकर काम करना। एक जो व्यक्ति नशा करता है, नशे का आदी हो जाता है, उसकी मनोदशा जो है वो क्या होती है, किस तरह से उसकी सोच जो है वो काम करती है और आसपास उसे चीज़ें जो हैं वो किस तरह की दिखाई देती हैं या समझ उसकी कैसी हो जाती है? जो नशे का आदी व्यक्ति हो जाता है उसका जीवन तो आधारित ही हो जाता है नशे के ऊपर। कहाँ से लाना है, कहाँ से उसके पैसे का जुगाड़ करना है, कहाँ जाके करना है, किसके साथ करना है, कैसे इंतजाम करना है, वो किसी भी तरफ चारों तरफ घूमता रहता है। और जो भी उसको नशा करने से रोकता है वो व्यक्ति उसका दुश्मन हो जाता है, चाहे वो माता पिता है, चाहे बीवी बच्चे हैं, चाहे भाई है। जो भी उसको अच्छा समझाएगा उसको बुरा ही लगना, क्योंकि उसका जीवन तो बिल्कुल उसी के ऊपर आधारित रहते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर ऐसी इस बुराई पर हमें ये कह सकते हैं, अगर हमें इसका खात्मा करना है तो परिवार को भी सबसे ज़्यादा यहाँ पर एक जो ताना बाना पहले था जिस तरीके का परिवार का, उसी तरह के ताने बाने की ज़रूरत है और आपसी सहयोग जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर कारगर साबित हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस तमाम बातचीत में जुड़ने के लिए। तो शराब कानूनी रूप से प्रचलित है तो गांजा अफीम आदि देश में प्रतिबंधित हैं, लेकिन इनका क्रय विक्रय चोरी छिपे होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार शराब को छोड़कर दुनिया में लगभग 5 करोड़ लोग मादक पदार्थों के सेवन से जुड़े हैं। देश में नशाखोरी में युवा वर्ग सर्वाधिक शामिल है। मनोचिकित्सकों का कहना है कि युवाओं में नशे के बढ़ते चलन के पीछे बदलती जीवन शैली, परिवार का दबाव, परिवार के झगड़े, इंटरनेट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल और एकाकी जीवन, परिवार से दूर रहना, पारिवारिक कलह जैसे अनेक कारण हो सकते हैं। तो जरूरत है इस तरह के कारणों को खोजने की और इस तरह की समस्या को दूर करने की। फिलहाल के लिए आज मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।